हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल तुम लोग का? इधर बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होगे, जैसे भी होगे, बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले फिर कुछ तुमसे बातचीत कर लिया जाए हमेशा की तरह। ऐसा मुझको लगता है कुछ बच्चे अभी भी अपने 100% को नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, बट तुमको ये बात नहीं पता कि टाइम बहुत कम है और यूँ एकदम टाइम निकल जाएगा, एग्ज़ाम तुम्हारे सर पे आ जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो जो बच्चे भी अभी तक अपना 100% नहीं दे रहे हैं वो इस बात को समझें कि अब एकदम पीक टाइम है, एकदम हाई टाइम है ये अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने। कब तक नहीं किए हो तो ठीक है, फाइन। तो क्योंकि देखो हम हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं, रीज़न खोजते हैं, यार चलो ये नहीं हो पाया तो चलो कल करेंगे, आज ये काम वो करेंगे, फिर दिक्कत है। एक्सक्यूजेस देने का अब टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा, इसमें किसी का नहीं है कुछ। इस बात को समझो, किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है तुम्हारे करियर से, सिर्फ उसका फ़ायदा नुकसान तुमको ही उठाना पड़ेगा। इवन तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं, तुम जिनके साथ हो उनके लिए भी नहीं। जो तुम सोच रहे हो नहीं ये मेरे बहुत दिन तक साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू हैव नॉट अ वेरी फाइन करियर, इस बात को ध्यान से समझो, ये इस दुनिया की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। इफ़ यू डोंट हैव अ फाइन करियर, नोबडी इज गोइंग टू बी विथ यू। इस बात को समझ लो, इवन नॉट योर पेरेंट्स। कब तक इस बात को नहीं समझोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तुम सोच रहे हो ना कि यार ये तो मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। पलक झपक के सब बदल जाएगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। इफ़ यू हैव अ गुड कैरियर, सब तुम्हारे सामने एक मैग्नेट के तरह, चुंबक के तरह लोग तुम्हारे तरफ खींच के आएंगे। लूज करियर होगा तो फिर कोई तुमको नहीं पूछेगा। इस बात को समझो और खुद पर काम करो, खुद पर मेहनत करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। नहीं हमको सब कुछ आता है, तो एक्सक्यूज देना बंद करो और अपने ऊपर काम करो, ठीक है, फाइन। टाइम बस कम बचा है, बट मतलब कम नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम बचा है, मगर अब ये इतना भी कम, इतना भी ज़्यादा नहीं कि हम अब लापरवाही करना शुरू कर दें, ठीक है। बट इसका ये मतलब भी नहीं है क्योंकि हम भागना शुरू कर दें, उड़ेंगे, हर दिन में 1 लेक्चर 2 लेक्चर, दो तो कम से कम कर रहे हैं। एक तो हम लोग कर रहे हैं, 2 भी ज़रूरत नहीं फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो क्योंकि मुझसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, रोज़ चलिए, तेज़ चलिए। या तेज़ चल के तुम आए हो अब तक, कितनी फिजिक्स सीखे हो? तुम दिल पे हाथ रख कर के बताओ, तुम कितनी फिजिक्स सीखे हो इस चैनल को ज्वाइन करने के पहले, इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद तुम कितनी फिजिक्स सीखे हो? अपने दिल पे हाथ रखो, तुम खुद से बोल लो, समझ लो। तेज़ चलना, कोर्स खत्म करना इज़ नॉट माई ओनली मोटो। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, कोर्स पूरा कंप्लीट करें, बट दिस इज़ नॉट द ओनली मोटो। वो तो मैं 2 हफ्ते में शायद कंप्लीट करा दूँ, लेकिन तुमको सिखाना है, तुमको समझाना है, तुमको एग्जामिनेशन में लड़ने लायक बनाना है। तुमको भागना नहीं है, हमको समझदारी से चलना है। उड़ेंगे नहीं मगर कंप्लीट सब करेंगे, तो परेशान मत हो। मुझे पता है कब कैसे कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है, आई नो वेरी बेटर। तो तुम सबसे मैं इस बात को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे परेशान हैं ऐसा परेशान मत हो, जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। मैं अगर किसी काम को कर रहा हूं तो इतना तुम ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ऊपर कि जिम्मेदारी मेरी, मैं इसको पूरा कराऊंगा, ठीक है। बट तुमको सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान ना दे करके अपने उस चीज़ पर ध्यान देना है जो तुम कर रहे हो। तो इन सब बातों को ध्यान रखो, दिमाग के कोने में रखो कि हमको ऐसे चलना है और इस तरह प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बाकी पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन पे ही होना चाहिए। चलो, तो अब हम लोग अपने आज के क्लास की बात करें तो आज हम लोगों को सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं देखे हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जा करके अच्छे से क्लास देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट तब डेवलप होगा, तब यहाँ पर आना। तो आज के क्लास से हम लोग क्या पढ़ने वाले? पहले तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। फिर कुछ हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे टर्न ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, और अगर टाइम मिल गया तो बैंकिंग ऑफ रोड्स भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1-2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे उसको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है, बेसिक है, छोटा है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकर चलते हैं, शुरू करते हैं।
क्वेश्चन कर रहा है कि स्ट्रिंग हैज़ लेंथ 1 मीटर, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, एंड अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फिक्स्ड एट इट्स वन एंड। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कह रहा है बच्चों 1 मीटर है, अच्छी बात है, और इस स्ट्रिंग के एक किनारे पर एक पार्टिकल को, एक बॉडी को, एक मास को, जो कहना चाहो कह लो, कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया गया है, मतलब बांध दिया गया है, ठीक है, जिसका मास कितना दिया है बच्चों, मास इज 2 किलोग्राम, ओके फाइन। और दूसरे एंड को मैंने अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे डोरी लिया, एक बॉडी बांध दिया और दूसरे एंड को हाथ में ऐसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाना है। हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल सर्किल, क्योंकि इस पर 2 क्वेश्चन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल पे क्वेश्चन आता है और एक वर्टिकल सर्किल पे क्वेश्चन आता है। दोनों हम लोग पढ़ेंगे। वर्टिकल सर्किल में बहुत अलग अलग कंडीशंस बनते हैं, उसकी बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, अभी नहीं, अभी हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात करते हैं, ठीक है। तो अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फिक्स्ड एट इट्स वन एंड एंड इट इज रोटेटेड अबाउट अदर एंड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। इसको दूसरे एंड के अबाउट कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्किल में हम लोग घुमाते हैं। अच्छी बात है, घुमाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब तुम सोचो, जब तुम किसी स्ट्रिंग में, डोरी में, रस्सी में, जो बोलो, एक पत्थर को बांध दो, एक बॉडी को बांध दो, उस स्ट्रिंग को ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा रहे हो, तो क्या देखते हो, जो स्ट्रिंग है वो डोरी में टेंशन आ जाता है, खिंचाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि तुम एक स्ट्रिंग में किसी बॉडी को बांध करके घुमा रहे हो और वो स्ट्रिंग एकदम ढीला ढाला है, ऐसा पॉसिबल है कभी? क्या ऐसे ढीले ढाले स्ट्रिंग में तुम किसी बॉडी को बांध करके घुमा सकते हो हॉरिजॉन्टल सर्किल? कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा फिजिक्स का नियम कभी कहता ही नहीं, ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी को हम एक स्ट्रिंग से बांध करके हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाएंगे तो कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, स्ट्रेचिंग होगी, खिंचाव आएगा, तनाव आएगा, जो कहना है कह लो, बट जो होगा सबको पता क्या होगा, ठीक है, फाइन। तो जब किसी स्ट्रिंग में हमें बॉडी को बांध करके हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाएंगे तो उस पर टेंशन आएगा। वही टेंशन पूछा है कि कितना होगा, ठीक है, और किस रेट से घुमा रहे हैं, तो घुमाने का रेट तुमको दिया है बेटा 600 बाई पाई आरपीएम। अब ये आरपीएम क्या चीज़ है, सुनो, आरपीएम, आरपीएस, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में भी। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब चक्कर पर मिनट। एक मिनट में जितने चक्कर लगाएगा, साइकिल लगाएगा, रिवॉल्यूशन हो गए, वो कहता था आरपीएम, ठीक है। एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी है, चक्कर पर मिनट, चक्कर पर सेकंड, दिस आर फ्रीक्वेंसीज। तो कभी भी आरपीएम, आरपीएस देखना, समझ जाना कि ये फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। खैर फ्रीक्वेंसी पता, ओमेगा फाइंड कर लेंगे। तो ये बच्चों फ्रीक्वेंसी है 600 बाई पाई आरपीएम। लेकिन हमको आरपीएम को हमेशा बच्चों किस में चेंज करना होता है, आरपीएस में, क्योंकि वो सारा कैलकुलेशन एम के सिस्टम में करेंगे। तो आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम लोग आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड में चेंज करेंगे, तभी हम उस एन को आगे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ओमेगा हमको रेडियन पर सेकंड चाहिए, न कि रेडियन पर मिनट। तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, तो इसको अगर तुम चेंज करना चाहोगे 600 बाई पाई और डिवाइड बाई क्या कर दोगे 60, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आरपीएस, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 10, तो यू गॉट 10 बाई पाई आरपीएस। अच्छे से देख लो आरपीएम को आरपीएस में कैसे चेंज करते हैं। नाउ यू गॉट द फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े बच्चों, 2 पाई एन। 2 पाई एन इज 10 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसल्ड आउट, एंड यू गॉट 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, फाइन। अब पूछ रहे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो उसमें टेंशन का डायरेक्शन जो होता है वो जहाँ पर बॉडी को बांधते हो उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब ये टेंशन हमको फाइंड करनी है, टेंशन कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखो, जो टेंशन होता है वही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ आ रही है, जो इस बॉडी पर फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा सेंटर की तरफ,
जो टेंशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा। तो जो टेंशन होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब किसी बॉडी को स्ट्रिंग से बांधकर तुम घुमाते हो तो टेंशन जो जनरेट होता है वही टेंशन बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे क्वेश्चंस में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमसे पूछा तो नहीं है, हमसे पूछा हाउ मच टेंशन इज प्रोड्यूस्ड। तो टेंशन इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, जो लगेगा वही होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज टी, तो टी इज इक्वल टू कितना कर दोगे बच्चों, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मास कितना दिया है बॉडी का, 2 किलोग्राम। रेडियस जो होगा वो इस स्ट्रिंग की लेंथ बन जाएगी विच इज़ ऑफ कोर्स 1 मीटर। ओमेगा 5 का चुको 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो टेंशन जो प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में वो कितना होगा बच्चों, 200 न्यूटन टेंशन विल बी देयर। ठीक है, तो स्ट्रिंग में 200 न्यूटन का टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा अगर इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, बेसिक था। जल्दी करो, आगे चलें टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ, वही अप्लाई करना, तुरंत देखो तुम्हारा आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l, एक स्ट्रिंग है इसकी मास और लेंथ की बात हो रही है। मास दिया हुआ है मतलब स्ट्रिंग मासलेस नहीं है। ठीक है, जनरली हम लोग इसके जो पहले वाला क्वेश्चन किए थे अगर उसमें कहा नहीं था, बट स्ट्रिंग वॉज मासलेस, स्ट्रिंग का अपना खुद का मास नहीं था। उसके एक एंड पर एक बॉडी को बांध दिया और घुमाना शुरू कर दिए इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो वहाँ पर स्ट्रिंग का खुद का मास नहीं था। ठीक है, इसलिए हमको वहाँ पे और यहाँ डिफरेंस देखना होगा क्या है। बट यहाँ पे जो स्ट्रिंग जो है उसका मास भी है और लेंथ तो खैर होगा उसमें। मास इज m एंड लेंथ l इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट अदर एंड। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रिंग दिखा देते हैं। स्ट्रिंग है या कभी कभी रॉड भी लिख के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक रॉड है या स्ट्रिंग है जिसका अपना खुद का मास दिया है और खुद की लेंथ भी दी हुई है। ठीक है, अब जब इसके पास खुद का मास है तो इसके एंड पर किसी बॉडी को बांधने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप टेंशन में आ जाएगा। भाई अगर इसके पास मास नहीं होता तो फिर टेंशन में नहीं आता, तो यहाँ पर कोई बॉडी बांधनी होगी ताकि घुमाओ तो उसमें टेंशन आ जाए। लेकिन जब इसके पास खुद का मास है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में बॉडी की बात नहीं होगी, बस उस रॉड को ही घुमाओगे उसमें टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टेंशन कैसे आएगा, अबाउट वन एंड, एक सिरे के अबाउट इसको घुमा रहे हो, कुछ ऐसा। तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मगर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्वेश्चंस में होते हैं। कभी भी अब जो बोलो वो ध्यान से बस सुनो, उसको लिखना, नोट्स जहाँ बना उसको लिखना। कभी भी स्ट्रिंग में अगर मास दिया हो, कभी भी किसी स्ट्रिंग में रॉड में मास तुमको दिया हो कि हाँ भाई मास है, मैसिव है, अगर मासलेस है, इसके पहले वाला बात की है, तो मासलेस वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि टेंशन हर जगह सेम होता है। थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल बी सेम, अगर वो मासलेस है तो। लेकिन अगर मास है तो याद रखना हर अलग अलग पॉइंट पर टेंशन विल बी डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा। इसलिए अगर क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि टेंशन कहाँ पे निकालना है। तो व्हाट इज़ द टेंशन एट द, इस बात पे फोकस करना, एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पर टेंशन क्या होगा पता करना। तुमको किस तरह क्या मिड पॉइंट बोलना क्या ज़रूरी था क्या? यस, अगर मासलेस होगा तो ज़रूरी नहीं है हर जगह सेम होगा। मास है तो भाई बताना होगा टेंशन कहाँ निकालना है, हर जगह डिफरेंट होगा। तो मिड पॉइंट पर निकाल लो। कैसे करेंगे सर? जो मेथड बता रहा हूँ बहुत सुनना, ध्यान सुनना, 2-3 लाइन का आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली बात तो टेंशन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। हाँ जी ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। फाइंड कैसे करेंगे ये बताइए। चलो देखो, किसी पॉइंट पर टेंशन जो होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चंस में किसी पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो अपने से पीछे वाले मास को घुमाने का काम करता है। पीछे वाले मास को घुमाने का काम करता है, कुछ बात समझ में नहीं आई, सुनो फिर से। किसी पॉइंट का जो टेंशन होता है अपने से पीछे वाले मास को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए
वो प्रोवाइड कराता है। मतलब इसके पॉइंट के पीछे जितना मास है उसको घूमने के लिए फोर्स चाहिए होगा। कहाँ से आएगा फोर्स? यही टेंशन देगा। बट याद रखना, सिर्फ अपने से पीछे जो मास होगा उसी की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। इस मास को जो उसके पहले है, इस मास को घुमाने का इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में किसी पॉइंट पर टेंशन पूछे तो उसके पीछे का मास चेक कर लो और उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लो। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में जिस पॉइंट के पीछे जितना मास होगा उसको उतना ज़्यादा मास को घुमाना है। तो अब तुम सोचो टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा। अब जैसे यहाँ पर मैं पूछूं तो यहाँ जो टेंशन होगा, फॉर एग्जांपल टी डैश जो टेंशन होगा वो अपने से पीछे जितना मास होगा सबको घुमाएगा। तो यहाँ पर जो टेंशन टी डैश है वो इस पूरे मास को घुमाएगा। पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा। बात कुछ समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि किसी पॉइंट पर टेंशन पूछा तो उसके पीछे का मास पहले चेक करें कितना मास है। उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो सेंटर पे यहाँ पर टेंशन क्या होगा सबसे अधिक, क्योंकि इस पॉइंट के पीछे सबसे ज़्यादा मास है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, घटता जाएगा। तो इसी पे क्वेश्चन भी तुमको मैं दूंगा, देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाएगा। टेंशन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करता जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पॉइंट तक आते आते टेंशन विल बिकम जीरो। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सुन ध्यान से। अगला क्वेश्चन इसी पर मैं दूंगा। सेंटर के पीछे, जिस पॉइंट के पीछे, कॉमन सेंस लगाओ, जिस पॉइंट के पीछे जितना ज़्यादा मास होगा उस पर टेंशन उतना ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट के पीछे तो पूरा मास पड़ा हुआ है, यहाँ टेंशन सबसे अधिक होगा। इस पॉइंट के पीछे आधा मास है, यहाँ कुछ कम हो जाएगा। इस पॉइंट के पीछे तो कुछ नहीं है, यहाँ टेंशन जीरो होगा। तो होगा क्या, जब तुम सेंटर से एंड की तरफ जाओगे टेंशन विल ग्रेजुअली डिक्रीज। फिर से बोल दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में सेंटर पर टेंशन सबसे ज़्यादा होता है। टेंशन से आगे बढ़ोगे टेंशन विल ग्रेजुअली डिक्रीज, ये धीमे धीमे घटता जाएगा। अब ये तो मानो घटने बढ़ने की बात होगी, टेंशन डिक्रीज करा है। फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे बताइए। तो सुनो, जैसे मैंने तुमको बताया कि किसी पॉइंट का टेंशन जो होता है, जैसे यहाँ का टेंशन है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट पर जो टेंशन है उसको किसका टेंशन है? तो मिड पॉइंट जो टेंशन है उसको अपने से पीछे वाले मास का टेंशन है कि भैया कैसे उसको घुमाया जाए। यहाँ वाले पॉइंट को किसका टेंशन है? यहाँ वाले पॉइंट को तो पूरे स्ट्रिंग का टेंशन है कि पूरे स्ट्रिंग को मैं कैसे घुमाऊँ। और यहाँ कोई किसका टेंशन नहीं है, ये किसी का टेंशन नहीं है। और ये तुम ही हो जिसको किसी का टेंशन नहीं है। बस ना करियर की चिंता, ना पढ़ाई की चिंता, बस चल रहा है। ऐसा नहीं है ना। जिम्मेदारी लो, जिम्मेदार बनो, थोड़ा बहुत टेंशन भी लो। मैं बिल्कुल नहीं कहता टेंशन मत लो, टेंशन मत नहीं लोगे एकदम ख़त्म हो जाओगे। टेंशन लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रेशर होना चाहिए अपने करियर के प्रति, लाइफ के प्रति, अपने एक अच्छे लाइफ के प्रति थोड़ा बहुत टेंशन हो। पॉजिटिव वे बोल लो, नेगेटिव वे नहीं कि पागल हो जाओ, है ना, ऐसा नहीं है। तो क्लियर है, यहाँ जो टेंशन है उसको किसका टेंशन है? अपने पीछे वाले मास का, कैसे घुमाएं उसको। यहाँ जो टेंशन है उसको पूरे स्ट्रिंग का टेंशन है, भैया कैसे घुमाएं। और यहाँ को किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। तो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड सच क्वेश्चंस कि जब मैं सेंटर से आगे बढ़ूंगा तो टेंशन विल डिक्रीज। ठीक है, हाँ, मासलेस है, थ्रू सेम होगा। फाइन, ठीक है सर, चर्चा तो बहुत हो गई, बातचीत बहुत हो गया, काम की बात करिए, निकालेंगे कैसे वो बताइए। देखो, ये तुम निकाल के बताओगे, ठीक है, बीच वाला मैं निकाल रहा हूँ। कैसे निकालिए सर? कुछ करना नहीं है। जिस पॉइंट पर टेंशन पूछे उसके पीछे का मास चेक करो कितना है। सर मिड पॉइंट बोला है, इसके पीछे वाला मास कितना है? आधा होगा सर, m/2। कौन सा बहुत बड़ा बात है, अच्छी बात है। ये आधा तो होगा, लेकिन ये आधा m/2 जो मास है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास। क्या ये m/2 यहाँ पर पे है क्या? ये पूरा मिलाकर न m/2 है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास, जो फैला हुआ मास हो। इस पूरे मास को समेट करके पॉइंट में लेकर के आएंगे।
जिसके लिए हमको क्या निकालना होगा, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना नहीं होगा, तुरंत पता चल जाएगा। सेंटर ऑफ मास आगे लोग पढ़ेंगे। तो करेंगे क्या, ये जो पूरा पार्ट तुम देख रहे हो, जिसका पार्ट कितना है, जिसका मास कितना है बच्चों, m/2, ये m/2 यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस फैले हुए मास को हम एक पॉइंट पर ला करके रखेंगे और वो पॉइंट क्या होगा, एकदम बीचों बीच होगा, जो कि सेंटर कहलाएगा उसका। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ेंगे, मगर इतना सब जानते ही होंगे एटलीस्ट कि अगर ये पूरा मास m/2 है तो इस फैले हुए मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच होगा सर। तो इस पूरे m/2 को उठा करके बीच में रख दिया, तो ये m/2 जो को यहाँ पे आ गया है, बीच पे है। ठीक है, बीच में मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस कितना था l/2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर, l/2 का आधा मतलब कितना हो जाएगा, l/4। क्लियर है ना। और ये डिस्टेंस कितना था, l/2 तो था ही। तो अगर मैं इसका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस पता करूँ, मतलब रेडियस, तो रेडियस क्या होगा सर, l/2 प्लस l/4, तो कितना होगा 3l/4। क्लियर है, ये डिस्टेंस l/2, ये डिस्टेंस l/4, सेंटर से डिस्टेंस चाहिए भैया, रेडियस चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स निकालना है तुमको, रेडियस चाहिए। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, l/2 प्लस l/4 दैट इज 3l/4, जो कि इसके लिए रेडियस का काम करेगा। अब तुम्हारे लिए ये आधा रॉड खत्म हो गया, अब तुम्हारे लिए रॉड वॉड नहीं है, अब सिर्फ पार्टिकल है m/2। ठीक है, उसके पूरे मास को समेट करके एक पॉइंट पर मैंने ला दिया। सर ऐसा करना ज़रूरी है क्या, यस ज़रूरी है, हमको पॉइंट मास चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन केवल पॉइंट मास के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए नहीं है। तो इस फैले हुए मास को समेट करके पॉइंट पर ला कर रखूँगा मैं, सेंटर ऑफ मास खोजूंगा, पॉइंट मास बन जाएगा वो। उस पॉइंट मास का सेंटर से डिस्टेंस चाहिए था, ये l/2 था, उसका आधा l/4 हो गया, ये l/2 है ही, l/2 प्लस l/4, रेडियस कितना मिल गया 3l/4। सर रेडियस क्यों निकाल रहे हैं, रेडियस इससे निकाल रहे हैं कि जो टेंशन होगा इस पर लगने वाला सेंटीमीटर फोर्स होगा, तो टेंशन विल बी mr², करोगे। इसके पीछे कितना मास है सर, m/2 मास है। आर कितना लेंगे सर, 3l/4, उसका रेडियस, ओमेगा सबके लिए सेम होता है, तो टेंशन कितना आएगा बच्चों, 3/8 ml ओमेगा² इज योर आंसर। तो दिस इज हाउ यू फाइंड टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, मगर बातों को समझते हुए, रटते हुए नहीं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट को देखते हुए। देखो मुझको थोड़ा वक्त दो, मैं तुमको फिजिक्स में कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा, उस बात का तुमको अंदाज़ा भी नहीं है अभी, मगर जल्दी मत करो, मेहनत करो और हमें थोड़ा वक्त दो। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलो, बट प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं कैसे कुछ करूँगा बताओ। जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको करो, मेहनत से करो, दिल लगा कर करो। काम पूरा करना है इसलिए मत करो कि सर ने टाइम दिया है 10 बजे तक हमको सेंड करना है, चलो यार देखें 9 बज रहा है, फटाफट चलो फट। क्या है ये, काम थोड़ी करना है, मन लगवाओ यार। ठीक है, टाइम क्या देखना है, मैं टाइम देता हूँ, उससे आगे एक रूटीन बना रहे। कुछ बच्चे एकदम देखते जाए 9:30 बज गया, आधी घंटे, अरे 9:45 बज गया, 15 मिनट, ऐसा नहीं करना है। दिन तुम्हारे पास पड़ा है, आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये मिड पॉइंट पे टेंशन हो गया और तुमको मैं दे रहा हूँ एक काम करने के लिए, देखता हूँ कौन इसका आंसर देगा, मैं आंसर सबका चेक करूँगा। सेंटर पर टेंशन तुमको फाइंड करना है, अगर मान लो तो इसी क्वेश्चन में जरा बताओगे सेंटर पे टेंशन कितना होता। इस क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछो कि सेंटर पर टेंशन कितना है T', तो बता सकते हो कितना होगा। चलो तो मैं इस आंसर का, सेकंड क्वेश्चन के आंसर का कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों के आंसर का वेट करूंगा कि कौन कौन इस पे मुझे इस सेंटर पर निकाल करके टेंशन, इसका कमेंट बॉक्स में मुझको बताएगा कि इस सेंटर पे अगर टेंशन पूछता तो उसकी वैल्यू क्या होती। यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली चेक। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे जल्दी, क्विक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लिया जाए। एग्जाम में आया क्वेश्चन है और हम लोग जो पढ़ें उसी पर बेस्ड है। देखते हैं इसका आंसर कौन बता सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखते हैं सॉल्व करने की ज़रूरत हमको पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी, जो हम सीखे हैं क्या उससे हो पाएगा कि नहीं। लेट अस चेक।
A string of mass m and length l is rotated in horizontal circle. ठीक है, घुमाओ ना भाई, किसको फर्क पड़ता है, घुमाओ. A string of mass m length l, अच्छी बात है. स्ट्रिंग बनाऊं पहले, मास दिया है, मैसिव स्ट्रिंग है, ठीक है, और लेंथ इसकी l है, ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं, घुमा दो, ठीक है. If T1 and T2 are the tensions on the string at L/4 and 3L/4 distance from center, इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है. तो सेंटर से यहाँ L/4 मतलब यहाँ T1, और सेंटर से 3L/4 मतलब समवेयर हियर T2, ठीक है. L/4 नज़दीक होगा और यहाँ से यहाँ क्या होगा बच्चों, 3L/4 काफ़ी दूर होगा. अगर ये स्ट्रिंग में मास नहीं होता, एकदम थ्रू आउट स्ट्रिंग सेम मास की होती, हल्की, सेम मास, नॉट सेम मास, मासलेस होती, एकदम हल्की होती, तो फिर बताओ टेंशन क्या हो, तो फिर आंसर क्या होता. अभी बताया हूँ कि अगर हर जगह अगर मासलेस होगा, लाइट होगा, नेग्लिजिबल मास होगा, तो टेंशन हर जगह सेम होता है, तो पहला वाला आंसर हो गया होता, ठीक है, टेंशन सेम होगा. मगर जब मास दिया है, तो मास दिया है तब तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होता. क्या बताया मैंने, सिंपल तरीका बताया हूँ कि जैसे जैसे सेंटर पर टेंशन क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि सेंटर को किसका टेंशन है, याद रखना, सेंटर को पूरे स्ट्रिंग का टेंशन है. T1 को किसका टेंशन है, T1 को पीछे का टेंशन है, T2 को उसके पीछे का टेंशन है. तो सब देख लो, जिसके पीछे जितना ज़्यादा मास उसको उतना टेंशन. तो T1 के पीछे इतना मास है, ज़्यादा टेंशन है, T2 के पीछे थोड़ा कम मास है, कम टेंशन है. और वैसे भी बताया हूँ कि सेंटर से जब तुम एंड की तरफ जाए तो टेंशन डिक्रीज करता है, घटता जाता है. तो T1 ज़्यादा होगा, T2 ज़्यादा, T2 कम होगा, तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2. ये सिंपल सा तुम्हारा आंसर है, जिसको तुम आराम से समझ सकते हो. क्लियर है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर करना हो तो कर सकते हो, इसके पीछे का पूरा मास लाओ, बीच में रखो, टेंशन फाइंड करो, इसके पीछे का पूरा मास लाओ, बीच में रखो, टेंशन फाइंड करो, एंड जस्ट कंपेयर कौन छोटा है कौन बड़ा है. मगर वो हम क्यों करने जाएं जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेंटर से आगे बढ़ने पर टेंशन डिक्रीज करता है, या जिसके पीछे जितना मास उसको उतना टेंशन. जब हमको ये पता हम क्यों कैलकुलेट करें, अगर पूछा हो तो वैल्यूज़ तो कैलकुलेट करते भी. तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर होगा. सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है, आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले ये बताया करो भैया, कमेंट बॉक्स में बताओ कोई कितना कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है, मुझको पता ही चलता है. कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते, मुझको बताओ भाई कितना तुम्हारा क्लियर हो, मैं देखूंगा. आज का को जो भी क्लास है, जितना सीखे हो, आज मैं सबको चेक करूंगा कौन कौन किसको कितना सीख, इससे कुछ फ़ायदा मिला. तो जो भी सीख रहे हो कुछ कॉन्सेप्ट मिला, बताओ कि हाँ सर ये चीज़ समझ में आ रही है. नहीं आया तो वही बताओ कि सर ये बात समझ में आई, देखूंगा नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, उससे बातचीत किया जाएगा हम लोग. ठीक है, एक्टिव बनो थोड़ा, ऐसे काम करोगे तो फिर टिक नहीं पाओगे फिर, है ना. चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे. डू इट फास्ट. तो चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इस क्वेश्चन को मैं उठाया हूँ, बट अभी एक चीज़ तुमको पहले बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे. देखो, सर्कुलर मोशन के एसेंस को समझने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इम्पोर्टेंस को, ज़रूरत को समझने के लिए बहुत ध्यान से चीज़ तुमको समझा रहा हूँ, उसको समझना. ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों ज़रूरी है, आखिर इसके नहीं होने से क्या होगा, हाउ इट शुड बी देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन करते किसी पार्टिकल के लिए इसका होना लगातार क्यों ज़रूरी है. लेट अस सी एग्जांपल्स तुमको बताता हूँ. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर मैं रहूँ या ना रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर तुमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आत्मनिर्भर बन जाओगे. ठीक है, चलो मान लो कोई पार्टिकल है, ये इस पॉइंट पर है अभी, ठीक है, और ये पॉइंट है पर वेलोसिटी इज सपोज दैट v है.
वो ध्यान से बस सुन, बच्चों वाला खेल है, एकदम बच्चों वाला खेल है, बट उस तरीके से सीखना होगा हमको, ठीक है। बुक्स में जैसे लिखे होते हैं वैसे अगर पढ़ोगे तो फिर फिजिक्स आ चुकी। समझो, बारीकियों को समझो। देखो ये वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट, हम जानते हैं किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी का एटलीस्ट मैग्नीट्यूड बदले ना बदले, लेकिन भैया डायरेक्शन तो बदलना होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हर पॉइंट पर तुमको टर्न करना है। अगर यहाँ पर हो तो अगले मोमेंट तुमको टर्न करना होगा, अगले मोमेंट फिर टर्न करोगे, नेक्स्ट मोमेंट फिर टर्न करोगे, नेक्स्ट मोमेंट फिर टर्न करोगे, नेक्स्ट मोमेंट फिर टर्न करोगे, तब जाकर के सर्कुलर मोशन होगा। और नहीं टर्न करोगे तो फिर सीधे निकल जाओगे। मतलब भैया मैग्नीट्यूड बदलो चाहे मत बदलो, डायरेक्शन तो बदलना है, डायरेक्शन वेलोसिटी का बदलना है। कौन बदलेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन? कौन बदलेगा? एक ही चीज़ बदल सकती है। न्यूटन ने 300 साल पहले बता दिया था कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर बदलना है तो फोर्स चाहिए। वेलोसिटी मतलब स्टेटस ऑफ मोशन। अगर के बॉडी मूव कर रही है, याद करो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्लास 7th 8th में बच्चों को पढ़ाया था, तुम भी पढ़ोगे। कोई बॉडी मूव कर रही है, उसको रोकना है, चल रही है, औरतें चलाना है, कुछ भी चेंज करना है बॉडी के स्टेटस में, यू नीड फोर्स। जब तक फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी वैसे ही चलेगी, उस डायरेक्शन में चलेगी। हमको 350 साल पहले, 325 साल पहले न्यूटन ने बता दिया था। अब ये मुझको बताओ, इसका तुमको अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या करोगे? फोर्स चाहिए होगा ना। दैट्स वाई यू नीड अ फोर्स, कॉन्टिन्यूअस फोर्स यू नीड। तो बिना इस फोर्स के तुम मुझको बताओ, तुमसे पूछो क्या ये फोर्स सर सेंटर की तरफ है, मगर करता क्या है? ये फोर्स सेंटर की तरफ है, करता क्या है? ये तो भैया कुछ करता नहीं है। ये देख ना, ये वेलोसिटी ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, इसको ऐसे से ऐसे कर देगा, फिर ऐसे कर देगा, फिर ऐसे कर देगा। तो ये जो फोर्स है यही इस वेलोसिटी को हर पॉइंट पे क्या होगा? चेंज करता रहेगा, एटलीस्ट डायरेक्शन। अब तुम सोचो अगर ये फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? अगर सेंटीमीटर फोर्स नहीं होता तो क्या होता? ये बॉडी सीधे निकल जाती। कैसे टर्न करेगा? कैसे उसका डायरेक्शन चेंज होगा बिना फोर्स के? बॉडी के स्टेटस ऑफ मोशन में कैसे तुम बदलाव ला सकते हो बिना फोर्स के? एटलीस्ट डायरेक्शन तो बदलना ही पड़ेगा ना। मत बोलो मैग्नीट्यूड, फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन तो बदलोगे। कहाँ से बदलोगे? यू नीड फोर्स, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि सेंटीमीटर फोर्स की क्यों इतना हाय तौबा मची है, क्यों तुमको चाहिए, तो बताओ कि भैया नहीं होगा तो सीधे निकल जाओगे तुम। इसका काम क्या है? वेलोसिटी को यूं से उसके देखो, एक्चुअली क्या, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो किसी चीज़ को अगर तुम फील कर सकते हो कि हाँ ये ऐसे हो रहा होगा, तो तुमको फिजिक्स बिल्कुल तंग नहीं करेगी। किताबों में फिजिक्स को अगर खोजोगे तो फिर जिंदगी भर तुमको फिजिक्स नहीं आएगी। आसपास फिजिक्स अगर खोजोगे तो फिजिक्स तुम तक दौड़ करके आएगी, ठीक है। अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो बढ़िया से, तबीयत से, आसपास देखो, सोचो, फील करो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब जाकर तुम्हारा उस पर इंटरेस्ट आएगा। तुमको लगेगा ये ऐसे होती है, नेचर कैसे वर्क करता है, हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज दैट, कितना सुंदर नेचर है और किस तरह वो वर्क करता है, यही तुमको फिजिक्स बताता है। ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऐसा बोला। अगर मैं कल को बायोलॉजी पढ़ाता तो भी फिजिक्स के बारे में ऐसा ही बोलूँगा कि हाउ गुड इज़ फिजिक्स, बट तुमको उसको उस तरीके से पढ़ना होगा जैसे उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब तुमको समझना होगा कि ये फोर्स करता क्या, इसको ऐसे चेंज करेगा, इसको ऐसे चेंज करेगा, एटलीस्ट डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज करेगा ही करेगा। अब ये वेलोसिटी है, ये फोर्स लगा, इसके डायरेक्शन को फट से मोड़ करके यहाँ ला दिया, फट से मोड़ करके यहाँ ला दिया, फट से मोड़ के यहाँ ला दिया, फट से मोड़ के यहाँ लाया, फट से मोड़ के, तो ये जो टर्न कर रहा है ऐसे से ऐसे से ऐसे, ये कौन करेगा? ये फोर्स ही तो करेगा। तो सर्कुलर मोशन में तुमसे कोई पूछे कि सेंटीमीटर फोर्स कितनी हाय तौबा मची होती, करता क्या है ये, तो बोलोगे यार डायरेक्शन चेंज करना इसका मेन काम है, नॉट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किया ना किया फ़र्क नहीं पड़ता, मगर डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो सेंटीमीटर फोर्स तुम बताओ, किसी सर्कुलर मोशन करते बॉडी पर क्या सेंटर की तरफ फोर्स 100% लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, क्या इसके एब्सेंस में सर्कुलर मोशन हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है।
कौन बदलेगा डायरेक्शन बता दो, कौन इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलेगा, फोर्स ही तो बदलेगा, वही फोर्स तुम्हारा क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स। तो याद रख लो, दिमाग में बैठा लो कि व्हाट यू नीड अ कंटिन्यूअसली फोर्स टुवर्ड सेंटर, जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, चलो, तो ये सब छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो तुमको उसके बेस को मजबूत करते हैं, और बेस मजबूत तो इमारत भी तगड़ी बनेगी, बाकी सब कुछ बढ़िया होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन करा है कि इन द गिवन फिगर छूट गया, इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर दिया सर्कुलर पाथ का, अच्छी बात है। चलो, रिजल्टेंट एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिगर कुछ देख करके याद आ रहा है कि मोशन कैसा होगा, सेंटर नेट एक्सेशन, रिजल्टेंट एक्सेशन इस तरफ है, कुछ याद आ रहा है। हाँ सर, सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर एक्सेशन सेंटर की तरफ नहीं है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। रिजल्टेंट वर्ड यूज़ कर दिया, मतलब कि दो लोगों का रिजल्टेंट है वो नॉन यूनिफॉर्म में ही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चे भी नहीं पढ़े हैं फर्स्ट लेक्चर सर्कुलर मोशन का, जाओ उठाओ लेक्चर, देखो, नोट्स बनाओ, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा नेट एक्सटेंशन, जिसमें दो लोग होते हैं, एक सेंटर की तरफ जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंट की तरफ जो होता है वो क्या होता है बच्चों, टेंजेंट। ठीक है, अच्छे से जानते हैं हम लोग। इन्हीं दोनों का ये रिजल्टेंट मिल गया है। अब कैसे पता करेंगे, हमसे पूछा क्या, वैसे पूछा है सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एट पॉइंट P, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सुनो, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, वी ऑल नो दैट। तो इसके अगर मैं दो कंपोनेंट्स लूँ तो एक कंपोनेंट यहाँ मिलेगा, एक कंपोनेंट यहाँ मिलेगा, वही दोनों हमको मिल जाएगा एक्सेलेरेशन। तो अगर मैं AC फाइंड करूँ तो AC का मतलब इसका इधर कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा A cos 60 डिग्री, तो A cos 60, A कितना है सर 8, cos 60 1/2, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मैं यहाँ कंपोनेंट लूँगा तो क्या होगा, टेंजेंशियल, तो मैं देयरफॉर अगर निकालता हूँ मैं तो टेंजेंशियल इज A sin 60, तो A इज़ A sin 60 इज √3/2, कितना हो जाएगा 4 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइन। तो दो काम तो सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमारा अगला कार्य होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू, वी ऑल नो दैट V²/R। AC कितना है सर 4, V² का अता पता नहीं है, रेडियस हमको दिया हुआ है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया गया है हम लोगों पर रेडियस दे करके। चलो, तो रेडियस कितना हो गया बच्चों 1, देयरफॉर V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट P। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम में आया क्वेश्चन है और आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझको बताना, वरना सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेटिंग फॉर यू, जल्दी क्विक। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हम लोग के सामने। 5 कह रहा है कि a particle is moving on a circular path of radius 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, इतना क्लियर कट तुमको बता रहा है कि भैया जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, तो टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू है, तो किस टाइम पर कितनी वैल्यू है ये इक्वेशन से पता कर सकते हो। V इज इक्वल टू 2T सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर T इज टाइम इन सेकेंड। अच्छी बात है। फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका हमको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक एक्सेलरेशन तो बच्चों होगा टूवर्ड्स सेंटर, दूसरा एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स टेंजेंट,
ये होगा AC, ये होगा AT। हमें इन दोनों का पता लगाना है। इन दोनों का पता लगाने के बाद क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइन। चलो ये हमसे डिमांड किया गया है, फाइन। तो AC और AT और कब पता करना है, वो पता करना है एट t = 2 सेकेंड। तो t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर मैं 2 यहाँ पुट कर दूँ, 2 जगह तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी का हमको मैग्नीट्यूड मिल गया, यहाँ पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मिल गए। तो मैग्नीट्यूड अगर मिल गया तो AC = क्या होगा सर, v²/r कर दीजिए। v² कितना हो जाएगा 16, r दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर, 256 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सारा काम सेंटीमीटर पर सेकेंड में चल रहा है, तो मीटर में मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन दिया होगा, बाद में चेक कर लिया जाएगा। फिलहाल कैलकुलेशन सब में ऐसे ही करते हैं। रहा बात टेंजेंशियल का, तो AT = एज वी ऑल नो दैट dv/dt। तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा भैया 2t का, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। देयरफॉर resultant acceleration is A = AC² + 8t²। AC², अच्छा देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा भी दिल दिमाग लग रहा है आज कहीं है नहीं। 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मैंने वहीं स्क्वायर कर दिया, तो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड वॉज योर एक्सेलेरेशन। जिस स्क्वायर को मुझको यहाँ करना चाहिए था वो स्क्वायर मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो होता है कभी कभी, दिमाग वहाँ लगा था, हाथ यहाँ पे था मेरा। चलो, तो A = AC² + 8t²। तो AC² कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 256 प्लस 80² कितना है सर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो व्हाट यू विल गेट इज 260 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको छोटा मोटा कर सकते हो। आई थिंक अगर इसको छोटा करोगे तो आई थिंक कितना आएगा 2√65, चेक कर लेना, शायद आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक, फाइन। तो ये हो गया तुम्हारा नेट एक्सेलेरेशन एट t = 2 सेकेंड। सिंपल है, आसान क्वेश्चन है, कुछ चीज़ों को देख करके समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या करना है, क्या होने वाला है, कैसा क्वेश्चन। जैसे वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ये सुनते देखते ही एकदम कान खड़े हो गए। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सा क्वेश्चन है। रिजल्टेंट एक्स, और ये इक्वेशन में दिया v = 2t, दिख रहा है कि टाइम के साथ स्पीड चेंज कर रही है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है जो बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक है, तो जल्दी कर लो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी, क्विक टू इट। चलो, तो बच्चों एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं इस पे आज। जैसे मैंने पहले कहा था कि आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। आसान टॉपिक है, छोटा है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब आते हैं और अच्छे आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होगा, कर लोगे, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना होगा। ठीक है, टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल। अभी तुमको मैंने एक बात बताया कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मत बदलो, लेकिन डायरेक्शन तो बदलना होगा। मैग्नीट्यूड मत बदलो यार, डायरेक्शन तो बदलो, मुड़ेगा कैसे वो। और उसके लिए और डायरेक्शन बदलने का काम कौन करता है, ये डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन करता है, कहोगे सर सेंटीमीटल फोर्स। अगर तुमसे कोई पूछे कि सेंटीमीटल फोर्स करता क्या है, इतना है तो वह मजा है इसके पीछे, कहोगे सेंटीमीटल फोर्स ही वो फोर्स है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को हर पॉइंट पे चेंज करेगा, नहीं तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, अब सुनो, अब उसका यहाँ से क्या रिलेशन है, अब इस सब कुछ देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। एक हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल टर्न है, ठीक है, ब्लाइंड टर्न है। ठीक है, ये व्हीकल इस रोड पर टर्न लेना चाहता है। अब इसके टर्न लेने में क्या क्या इसके सामने समस्याएं आएंगी, इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन बातों का खतरा इसको है और इसको कैसे हैंडल करना होगा, सब कुछ बात समझाता हूँ। चलो, सपोज दैट एक व्हीकल है, ये आगे चल रहा है विथ सम वेलोसिटी, अच्छी बात है। तो कुछ दूर तक तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, जैसा कि तुम देख रहे हो स्ट्रेट लाइन पाथ इसका मोशन हो रहा है। ठीक है, गोइंग इन स्ट्रेट लाइन,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही रोड पर टर्न लेना जाएगा कुछ ऐसे ये टर्न लेगा ऐसे, ठीक है, इसका व्हीकल मुड़ गया और ये टर्न ले लिया और टर्न लेने के बाद फिर स्ट्रेट आएगा। तो होगा क्या कि जब तक वो टर्न ले रहा होगा, ठीक है, जब तक वो टर्न ले रहा होगा बच्चों, कुछ देर तक उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर आर्क, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, ठीक है। बाद में ऐसे निकल जाएगा स्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर एक हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न लेती है तो कुछ देर के लिए, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ से इसका अगर मैं मोशन स्टार्ट करूँ टर्न लेने वाला, तो कुछ देर के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक इसका जो मोशन है कैसा है, एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है। मुड़ जाएगा तो फिर स्ट्रेट निकल जाएगा, उससे मतलब नहीं है। जब स्ट्रेट था उससे मतलब नहीं है। कुछ सेकंड, मान लो 10 सेकंड का वक्त लग गया उसको न्यू टर्न करने में, तो ये 10 सेकंड तक, जो 5 सेकंड तक जो टर्न लिया है, हमें सिर्फ इस मोशन की ही बात करनी है जब तक वो टर्न ले रहा है, लाइक दैट, ठीक है। तो जब भी कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न लेता है तो टर्न लेने के दौरान, ड्यूरिंग द टर्निंग, कुछ देर के लिए उसका पाथ कैसा होता है बच्चों, सर्कुलर, कुछ देर के लिए, फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब इस सर्कुलर पाथ में होगा क्या, अब होगा क्या तुम जानते ही हो, इसको यूं से यूं करने के लिए कौन करेगा, यू टर्न लिया है, अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को ये चेंज किया है, कौन करेगा, ऑफ कोर्स सेंटीपिटल फोर्स। अभी एग्जांपल बताऊं, समझाया हूं कि सेंटीपिटल फोर्स करता क्या है, कम से कम डायरेक्शन को तो चेंज करेगा ही करेगा, स्पीड ना चेंज करे तो सेंटीपिटल फोर्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, तभी तो ये मुड़ेगा। बता चुका हूँ, अगर सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ये ऐसे सीधे कैसे टकरा जाएगा, मुड़ ही नहीं पाएगा वो। तो व्हाट यू नीड इज सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। अब ये सेंटीपिटल फोर्स होता क्या है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। अब ये सेंटीपिटल फोर्स हमें मिलेगा कहाँ से, इस व्हीकल को ये सेंटीपिटल फोर्स आखिर में मिलेगा कहाँ से, ये कहाँ से इसको मिलेगा, कहाँ से इसको मिलेगा। घबराने की बात नहीं है, हर चीज़, नेचर हर चीज़ का विकल्प तैयार रखता है तुम्हारे लिए। अगर तुम लिमिट के अंदर रहोगे तब, अब लिमिट के बियॉन्ड जाओगे तो फिर नेचर तुम्हें ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो एक लिमिट की तरफ रहोगे, नेचर तुमको सब कुछ देगा, लिमिट के बियॉन्ड जाओगे सब गड़बड़, ठीक है। तो होगा क्या, फ्रिक्शन यहाँ पर पे आएगा, जो कार का टायर और रोड है उसके भी जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर पे तुम्हारा तारनहार जिसको बोलते हो ना, बचाने वाला, वही ये बन करके आएगा और इस व्हीकल को बचाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं। अब फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, काइनेटिक स्टैटिक, बात करूँगा इसका मैं, लॉस ऑफ मोशन पढ़ाऊँगा तब। स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हेल्प करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बहुत कुछ बात करेंगे, मगर पहले इस फिगर अच्छे से समझ लो क्या है कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक बात समझ लो। मान लो हमने कहा कि इस व्हीकल को टर्न लेना है, ठीक है। उसका जो पहिया होगा रोड पे से घूमेगा, रोड पे से घूमेगा तभी टर्न लेगा वो, उसकी जो टायर्स हैं ऐसे घूमेंगे तभी टर्न लेगा वो। तो इसको टर्न लेने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, ज़रूर चाहिए। अब वो फोर्स यहाँ पर पे कौन आएगा, कौन फोर्स आएगा जो सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आएगा और सेंटर की तरफ लगेगा और कार को मुड़ा देगा। और कौन सा फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक बात बताना जरूरी है यहाँ पर पे। जैसे हमने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 400 न्यूटन है। स्टैटिक फ्रिक्शन में खास बात ये होती है, बहुत बच्चों को पता भी होगा, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू से ज़रूरत पड़ने पर कम हो सकता है। अगर 400 है मगर तुमको 300 की ज़रूरत है, तुमको 300 मिल जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इज 400 न्यूटन बट यू नीड ओनली 200, ले जाओ। स्टैटिक फ्रिक्शन 400 है, तुमको 100 की ज़रूरत है, ले जाओ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तुम्हारे ज़रूरत के हिसाब से। इफ़ यू नीड 350 ले जाओ भाई, 250 ले जाओ, 400 ले जाओ, 450 नहीं,
मतलब इससे कम मांगोगे तो दे देगा, ज़्यादा नहीं देगा। भाई तुम किसी को कुछ दोगे या तो जितना है उतना दोगे या उससे कम दोगे, जितना तुम्हारे पास नहीं है वो तुम कहाँ से दोगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है कि अपने मैक्सिमम से कम इसकी वैल्यू हो सकती है, ज़रूरत पड़ने पर 390, 380, 370 ज़रूर भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि 410 हो जाए, नहीं होगा, 401 भी नहीं होगा, 400.1 भी नहीं होगा ये। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ी खास बात है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से घट सकता है ज़रूरत के हिसाब से। मेरे वर्ड्स सुनो ध्यान से जो बोल रहा हूँ, ज़रूरत के हिसाब से घट सकता है मगर बढ़ नहीं सकता। अगर तुम 401 मांगोगे, नहीं कहाँ से देगा, है नहीं उसके पास। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा ही अजीब किस्म का फ्रिक्शन है, बड़ा इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, तुम्हारे ज़रूरत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन कम मांगोगे तब, ज़्यादा मांगने पर नहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज 400, बट इफ़ यू नीड लेस देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू नीड मोर बिग प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम क्या होगा, बिग पिक्चर में दिखाऊंगा मैं तुमको क्या होगा, देखना। फाइन, अब एग्जाम्पल लेके चलो तो मान लो बच्चों की एक कार है जिसका मास है 5 किलोग्राम और रेडियस जिसमें घूमना चाहता है वो है 5 मीटर। जिस स्पीड से घूमना चाहता है मान लो 10 मीटर पर। अब तुमको ऐसी कौन सी कार है जिसका मास 5 किलोग्राम होता है, तो ऐसा एग्जाम्पल मान लो ये खिलौने वाली कार है, ऐसी मान के चलो, क्या दिक्कत है ना। अब कार का मास थोड़ी मिलूंगा 2000 किलोग्राम, समझना है, समझ सकते हैं। तो 5 किलोग्राम का एक बॉडी है, कार है, 5 मीटर के रेडियस में। अच्छा मेरे वर्ड्स को ध्यान से जो बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना जो बोल रहा हूँ, ऐसे ही सीखोगे, ऐसे ही सीखोगे। जब बोलूँगा वो कान में जाएगा, दिमाग को हिट करेगा, ऐसे ही सीखोगे। 5 किलोग्राम बॉडी का मास है, 5 मीटर के रेडियस में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चाहता है। इन सब वर्ड्स को ध्यान सुनो, ठीक है, जो बोल रहा हूँ ऐसे ही सीखा जाता है। जब कोई 5 किलोग्राम का कार 5 मीटर के रेडियस में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चाहता है तो उसको कितना फोर्स चाहिए, ऐसा काम करने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो बात कर रहा हूँ। कितना फोर्स चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स एक रिक्वायरमेंट है, इस बात को ध्यान रखना। किस बात का रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन को चेंज करने का, डायरेक्शन को चेंज करने का रिक्वायरमेंट है फोर्स। तो अगर 5 किलोग्राम की बॉडी 5 मीटर रेडियस में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चाहे तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा वो निकाल रहा हूँ मैं। 5 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 न्यूटन। तो कार को 100 न्यूटन की ज़रूरत पड़ेगी रोड से, रोड के फ्रिक्शन से। और वो फ्रिक्शन कहाँ बैठा है, 400 पर बैठा है और तुमको चाहिए 100। आराम से तुमको फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन दे देगा। आराम से घूमते टहलते निकल जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फाइन, ठीक है। लेकिन हमको लगा यार 10 मीटर पर सेकेंड मज़ा नहीं आ रहा है, इतना धीमे कोई चलता है क्या, हम तो तेज़ भागेंगे, हम इसमें स्पीड को बढ़ाएंगे, तेज़ भागेंगे, 12 मीटर पर सेकेंड कर देंगे, तेज़ चलेंगे। अब क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे 5 किलोग्राम के कार को 5 मीटर के रेडियस में 12 मीटर पर सेकेंड से मूव करने के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत है। मेरे शब्दों को, सेंटेंस को ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देगा तुम्हारा, यही तुमको एक दिन फिजिक्स में वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तुम कहोगे कि हाँ अब मुझको फिजिक्स आती है, ठीक है। 5 किलोग्राम का बॉडी 5 मीटर के रेडियस में 12 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चाहता है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो अगर मैं फिर देखूं तो 5 कैंसिल, द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी 144 न्यूटन। 144 की ज़रूरत है, फ्रिक्शन फोर्स 400 है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमते टहलते निकल जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर तुम कहोगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, इतने स्लो भी कोई जाता है क्या, बड़ा स्पीड जो होगा देखा जाएगा। तुम उड़ोगे और उड़ते उड़ते अपनी स्पीड पहुंचा दिए 15 मीटर पर सेकेंड। 5 किलोग्राम की कार 5 मीटर के रेडियस में 15 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चाहती है तो उसको 225 न्यूटन का फोर्स चाहिए। 5 कैंसिल, 15 गैस का 225। फ्रिक्शन 400 पे, किस बात का टेंशन।
किस बात का टेंशन भैया, आराम से घूमते टहलते निकल जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुश। मगर तुमको तो इसमें भी सुकून नहीं है, तुम कहोगे हम तो और तेज जाएंगे, जाओ और तेज, 18 मीटर पर सेकेंड पे चले गए। अब फिर क्या बोलोगे, 5 किलोग्राम की बॉडी, 5 किलोग्राम का कार, 5 मीटर के रेडियस में 18 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चाहता है, तो उसको फोर्स जो चाहिए कितना आएगा, 324, 5 कैंसिल, 18 का इसका 324 तुमको चाहिए। फ्रिक्शन 400 पे आराम से घूमते टहलते सीटी बजाते निकल जाओगे, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी, मस्त एकदम, क्लियर है, फाइन। मगर तुमको सुकून कहाँ है, तुम तो कहोगे हम तो और तेज जाएंगे, जाओ, तुम्हारा कार है, तुम्हारा रोड है, कौन रोका है। 5 किलोग्राम की कार 5 मीटर रेडियस में 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चाहती है, कितने फोर्स की ज़रूरत होगी सर, 400 न्यूटन। द फोर्स यू नीड इज़ 400 न्यूटन, और फ्रिक्शन भी 400 पे। आराम से घूमते टहलते गाना बजाते सीटी बजाते निकल जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, फाइन। मगर तुम तो बढ़ाने वाले हो, बढ़ाओ। तुमने कहा हम 21 से जाएंगे, चलो 21 कर दिया, हल्का सा बढ़ा दिया। फिर बोलूँगा 5 किलोग्राम का कार 5 मीटर के रेडियस में 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना चाहता है। अब उसकी चाहत पूरी होगी नहीं पूरी होगी, लेट अस सी। जब मैं फिर देखूंगा तो m से r कैंसिल, 21 का स्क्वायर 441 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स का दिमाग खराब, हद हो गया। तुम जितना मांग रहे थे मैं तुमको दिया, लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो, तुम भी स्पीड बढ़ाए जा रहे हो और तुम 441 में पहुंच गए। कहाँ से मैं दूँ, मेरे पास 400 है, तुमको 441 चाहिए, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करेगा, हाथ खड़े कर देगा। और तुम्हारा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये सफिशिएंट फोर्स अगर नहीं मिलेगा तो क्या ये टर्न कर पाएगा, क्या इसको टर्न करने के लिए 441 चाहिए और मिल रहा है केवल 4, ये ठीक से टर्न नहीं कर पाएगा और जा करके तुम्हारा कार यहाँ पे टकरा जाएगा, भिड़ जाएगा और एक एक्सीडेंट हो जाएगा। इस एक्सीडेंट को हम बोलेंगे, भगवान न करे किसी के साथ हो, इस एक्सीडेंट को हम बोलेंगे बच्चों आउटवर्ड स्कीडिंग का मतलब होता है बाहर की तरफ फिसल जाना। तो तुम्हारा जो कार होगा वो सर्किल से क्या होगा, बाहर की तरफ फिसल जाएगा और तुम यहाँ जाके बढ़ जाओगे। कब, जब तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का रिक्वायरमेंट, घूमने के लिए, टर्न लेने के लिए रिक्वायरमेंट है, कौन पूरी कर रहा है, फ्रिक्शन। जब तक कर सकता था कर किया, जब तुम नहीं मानोगे, तुमको तो और तेज जाना है, जाओ फिर और तेज। दैट मीन्स कि जब तक सेंटीपिटल फोर्स की पूर्ति फ्रिक्शन फोर्स कर रहा होगा सब कुछ आसान है, ज़िंदगी स्मूथ चल रही है। जब ये पूर्ति नहीं कर पाएगा, दिस इज गोइंग टू हैपन, आउटवर्ड स्कीडिंग हो, कार तुम्हारा जा करके टकरा जाएगा एंड देयर विल बी एन एक्सीडेंट। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि व्हाट फ्रिक्शन डज, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है फ्रिक्शन। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ फॉर सेफ टर्न, सुरक्षित मोड़ के लिए, सेफ टर्न के लिए मैं कह सकता हूँ कि mv² बाई r की जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल या उससे कम होना चाहिए। mv² बाई r शुड बी लेस देन और इक्वल टू fs, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर या उससे कम, थोड़ा सा कम हो अच्छी बात है, ज़्यादा होगा तो खैर मुश्किल है, ये गड़बड़ हो जाएगा। दिस कॉल्ड आउटवर्ड स्कीडिंग, मतलब बाहर की तरफ फिसलना, स्कीडिंग मतलब फिसलना। ये सर्किल है ना, सर्किल के बाहर की तरफ देखे भी होगे, वो कार रेस में देखे हो ना, कोई जैसे कार बहुत तेज आती है, देखे होगे फॉर्मूला 1 रेसिंग, अगर तुम्हें से कोई देखता होगा, तो जब कार बहुत स्पीड से आती है तो टर्न जब लेती है तो टर्न नहीं ले पाने के वजह से जाकर के ऐसे फिसलता है पीछे की तरफ, ठीक है, यूं टर्न लेता है बाहर की तरफ, दैट इज आउटवर्ड स्कीडिंग। ठीक है, इससे बचने के लिए हम सब इस बात को देखते भी हैं कि जब भी हम साइकिल या बाइक या कार जो चलाते हैं, जब भी हम टर्न लेते हैं हम अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं। अच्छे से बात को समझते होंगे।
जब भी हम टर्न लेते हैं स्पीड कंट्रोल करते हैं, क्यों? क्योंकि स्पीड कम कर लोगे तो ठीक है, ज़्यादा करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वाई डू वी डिक्रीज और स्पीड व्हेन वी टेक टर्न? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। जब भी हम टर्न लेते हैं स्पीड थोड़ी कम करके धीमे से टर्न लेते हैं, फिर बढ़ाओ स्पीड, क्या दिक्कत है? तो फॉर सेफ टर्न, सुरक्षित मुड़ने के लिए आउटवर्ड स्कीडिंग अगर ना हो तो ये कंडीशन होगी। और अगर ये कंडीशन है mv²/r इफ ग्रेटर देन fs, दे गोइंग टू बी एन आउटवर्ड स्कीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझाने का एक सिंपल तरीका था, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके समझाया हूँ ताकि तुमको एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। कॉपी करो, एक क्वेश्चन करेंगे फिर आगे चलेंगे, डू इट फास्ट। तो एक क्वेश्चन कर लें इसमें बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा तो आसान है, वरना फिर क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन करें, अ कार हैज़ टू टेक अ हॉरिजॉन्टल टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर। हॉरिजॉन्टल टर्न लेना, इस बात पे ध्यान रखना, बैंकिंग टर्न नहीं है, हॉरिजॉन्टल टर्न है। बैंकिंग की बात आज नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। एक कार एक हॉरिजॉन्टल टर्न लेना चाहता है ऑफ रेडियस 10 मीटर, जहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज 0.5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रहा है, ऑफकोर्स म्यूएस हो गया यहाँ पर पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न? अब ये सेफ टर्न क्यों बोल रहे हैं तुम अच्छे से समझ लो। अगर सेफ नहीं होगा तो क्या होगा, कार बाहर की तरफ फिसल जाएगी, इसलिए कह रहा है सेफ टर्न। तो फॉर सेफ टर्न व्हाट शुड बी वी मैक्स, कितना तेज चले सुरक्षित रहे, ठीक है। तो वी मैक्स के लिए अभी फॉर्मूला पढ़ो, फॉर सेफ टर्न mv²/r फ्रिक्शन से कम या उसके बराबर, क्योंकि तुम्हारा जो घुमाने वाला काम करेगा फ्रिक्शन, कार को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कौन करता है, फ्रिक्शन। तो तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे पास जो है अवेलेबल है उससे ज़्यादा ना हो, तुमको ज़रूरत है फ्रिक्शन के अंदर रहे तो बढ़िया है, ठीक है। उसके बराबर भी है तो भी ठीक है, उससे बियॉन्ड होगा तो गड़बड़ है। तो mv²/r लेस देन इक्वल टू fs का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यूएस इंटू n। n क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल के केस में, हॉरिजॉन्टल टर्न हॉरिजॉन्टल रोड के केस में n इज इक्वल टू क्या होता है, mg, ठीक है। m इज कैंसिल्ड। फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम लोग, कम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, हालांकि फ्रिक्शन मुझको पहले पढ़ाना चाहिए मगर मैं किसी वजह से नहीं पढ़ा मैं पहले, चलो बाद में बताऊँगा वजह क्या है वो। म्यूएस इंटू rg, आर वहाँ भेज दिया, ठीक है। तो v² शुड बी, म्यूएस कितना है बच्चों, म्यूएस इज 0.5, आर कितना है सर 10, जी कितना है 10। तो v² शुड बी लेस इक्वल टू 50, तो v शुड बी लेस इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वेलोसिटी है 5√2 या उससे कम हो, मतलब 5√2 से ज़्यादा ना होना चाहिए। तो मतलब कहने का ये कि तुमसे मैक्सिमम पूछा गया था, तो मैक्सिमम शुड बी 5√2 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर कार फिसल जाएगी, देयर विल बी एन एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए यू हैव नॉट टू गो बियॉन्ड दिस वैल्यू। इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, इस तक रहो, फाइन है। बेहतर हो कैसे हल्का सा कम रख के चलो, रिस्क लेना, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू डू सच क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। मैं सोचा था कि तुमको बैंकिंग आज पढ़ा दूंगा, मगर आज बैंकिंग तुमको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बैंकिंग मतलब वो बैंक कॉमर्स वाला बैंकिंग नहीं, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड्स हम लोग पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात भी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। देखेंगे इस पर 1-2 लेक्चर और आएंगे, उसके फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो घबराओ मत, मुझको पता है कब कोर्स को कैसे बढ़ाना है, कब तुमको दिन में 1 लेक्चर देने हैं, कब तुमको दिन में 2 लेक्चर देने हैं, ये मुझको पता है, ठीक है। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। जिस दिन लेक्चर नहीं आते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, अगर कोई तुम्हारे पढ़े हुए पिछले तुम्हारे जो पेंडिंग लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हो, उनको देखो, जो बचे हुए काम है कंप्लीट करो। पीछे के लेक्चर्स जो तुमको और रिवीजन करने की ज़रूरत है उनको रिवीजन करो,
बैठना नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करके चलो, ठीक है, फाइन। तो आज के सिर्फ इतना ही, बाकी बातचीत करेंगे हम लोग, पढ़ाई भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई कर दो, प्रिपरेशन कर दो, और कोई दिक्कत अगर हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं देखता हूँ व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, ठीक है। आज के सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।